कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर कर ज़रूर जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दमयंती देवी का किला। रिया का ब्लड सैंपल लेने के बाद अब सवाल था कि दमयंती देवी को ये सब सच जाकर कौन बताएगा। बड़ी ही मुश्किल से जाकर उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी है। उसका जो रोता रूप देखने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, लेकिन सच तो ये था कि उसे बताना भी बहुत जरूरी था। इसके अलावा ये बात दमयंती देवी तक पहुंचाने में जितना अधिक देर होती है, खबर उतनी ही खतरनाक हो सकती है। अंत में एक दूसरी सिपाही का हौसला एक दूसरे को बढ़ाती हुई पूरी टीम एक साथ दमयंती देवी के पास पहुंच जाती है और हाथ बांधकर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उनकी प्रतिक्रिया देखकर दमयंती देवी को कुछ ठीक नहीं लगता। अपने सिंहासन पर बैठी हुई दमयंती देवी उठ खड़ी होती है और उनकी ओर एक टक देखते हुए हाथ से उन्हें बोलने का इशारा करती है। एक पल की खामोशी के बाद उनमें से एक सिपाही कहती है, माँ साहब, ये हमारी समझ से पार है। हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं कुछ नहीं देखा और नहीं कभी ऐसा सुना। हमने उसका ब्लड लिया और उसकी जांच की है। लेकिन दमयंती देवी गरज कर कहती है, लेकिन क्या? वह औरत सिपाही सहमते हुए कहती है, लेकिन हम कुछ भी समझने में असमर्थ हैं। इस तरह का खून ना हमने कभी देखा है और न ही इसके बारे में हम ज्यादा डीपली नॉलेज रखते हैं। अब दमयंती देवी कहती है, जितना समझ आ रहा है फिलहाल उतना समझ लो, अधिक की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम सब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि उसे जिंदा रख सकते हो या नहीं। अब उनमें से एक औरत सिपाही कहती है, माँ साहब, अभी तक उसे होश नहीं आया है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। हम जानना चाहते थे कि उसके ब्लड में साइनोफाइट की मात्रा ज्यादा थी। इतना कहने के बाद वह भी चुप हो जाती है। अब दमयंती देवी चिल्लाते हुए कहती है, जितना पूछ रही हूँ उतना जवाब दो ना। तुम लोग उसे होश लेकर कब आओगे? उसे जिंदा रख सकते हो या नहीं? उनमें से एक दूसरी ओर सिपाही कांपते हुए कहती है, जवाब देती है, माँ साहब, पूरी कोशिश की जा रही है। हम अपनी जान लगाकर उसे बचाने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि जितनी देर वह हाइड्रोजन साइफेक्ट के कंटेंट में रहती है उतनी देर में किसी की जान जा सकती है। शायद वह बेहोश है और कुछ ही समय से उसे होश आ जाएगा। अब दमयंती देवी भड़क कर गरजते हुए कहती है, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगी। तुम सभी पर इतनी दौलत मैंने भर भर कर लगाई है कि तुम्हें एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी सारी दौलत बर्बाद हो रही है। तुम सब मिलकर इतनी छोटी सी समस्या का भी समाधान नहीं कर पा रही हो। हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहती है, जाओ और जाकर अपना काम करो। रात के 2 बजे दिल्ली की सड़क पर बिना किसी को कानो कान खबर हुए योगराज अपने वफादारी गजेंद्र पाल के साथ पार्टी हाउस के पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी वक्त अनिका वहां पहुंच जाती है। जब वह उन दोनों को चारों तरफ से बाहर निकलते हुए देखती है तो उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि वे यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन दोनों को ठिकाने लगाने का यह बिल्कुल सही वक्त था, लेकिन अनिका जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहती थी। रात की घटना वह अभी तक भूली नहीं थी। वह जानती थी कि अगर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही हुई तो शायद उन दोनों के साथ साथ अनिका के हाथों बलि भी बकरा बनना पड़ेगा। यह बात तीनों लोगों के समझ में आ चुकी थी और तीनों को ही खतरा था। इसलिए वह इन दोनों का पीछा करने का फैसला करती है। योगराज अपनी सबसे लेटेस्ट और बेहतरीन गाड़ी लेकर निकलता है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसी भी तरह की मुसीबत से अपना बचाव कर सके, लेकिन यही करना उसे भारी पड़ जाता है। पार्टी हाउस से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है। यह समय गाड़ी को गजेंद्र पाल ड्राइव कर रहा था और गजेंद्र पाल उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर ही बैठा हुआ था।
गजेंद्र पाल कई बार कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तब तक योगराज परेशान होकर कहता है, गजेंद्र पाल क्या कर रहे हो तुम, हमें ये समय एयरपोर्ट पहुंचने का है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। एक बार फिर बाहर जाकर देखो हमसे क्या समस्या है। अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो इस गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं और कैब बुलाकर उसमें चलते हैं। हम पार्टी हाउस से काफ़ी दूर आ चुके हैं। इतना कहने के बाद वह एक मास्क अपने चेहरे पर लगा लेता है ताकि उसे देखने के बाद कोई भी पहचान ना सके वह कौन है। हालांकि इतनी रात में उसे देखने वाला वहाँ कोई भी नहीं था, फिर भी योगराज किसी भी तरह की मुसीबत मोल उठाना नहीं चाहता था। अब गजेंद्र पाल अब कहता है, भैया जी अभी देखता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है और उसके बाद कई बार कोशिश करने के बाद भी खुलती नहीं है। वह काफ़ी घबरा जाता है। योगराज से कहता है, भैया जी लगता है कि जितना हम सोच रहे हैं ये गाड़ी उससे भी बड़ी समस्या हमारे सामने आ चुकी है। हम बाहर निकल नहीं पाएंगे, तभी इसके चेक कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, तो क्या करें। योगराज ये सब अपनी आंखों से देखकर कह रहा था और अंदर ही अंदर चिंतित हो रहा था, लेकिन उसे अब डर सताने लग गया था। वह जलते हुए कहता है, तुम मुझे क्या बता रहे हो, ये सब तो मैं भी देख ही रहा हूँ, अब करना क्या है ये बताओ। गजेंद्र पाल कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप योगराज की तरफ देखता रहता है। अब योगराज समझ जाता है कि वह क्या कहना चाहता है। किसी को बुलाने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। अब योगराज कहता है, हम यहाँ से बिना किसी को खबर किए ही भाग रहे हैं। हम कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं जो सबको बताएंगे। कुछ तो सोचो समझो। कुछ जवाब देने के बाद अब ये दोनों ऐसी बात कर रहे थे कि कभी दोनों अपनी बातों में लगे हुए थे, तभी गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो जाती है और बेहताशा इधर से उधर दौड़ने लगती है। अब गजेंद्र पाल घबराकर गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता है, लेकिन किसी भी तरह की गाड़ी पर काबू पाने में नाकाम रहता है। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और गजेंद्र पाल लगभग चिल्लाने लग जाता है और थोड़ी देर बाद ही योगराज भी कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है। वे दोनों अब गाड़ी के अंदर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन इस सुनसान सड़क पर उन्हें देखने और सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल अनिका ने ही उसकी गाड़ी की सिस्टम को हैक कर लिया था और इस गाड़ी का पूरा कंट्रोल अनिका अपने हाथों में ले लिया था। तभी उनकी गाड़ी सड़क पर अचानक से वापस पीछे की तरफ घूम जाती है और उसी ओर दौड़ने लगती है जिस ओर से वो लोग आए थे। कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक टैबलेट के आकार जैसी कोई डिवाइस था। क्योंकि उन दोनों की गाड़ी पर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था, इसलिए वे दोनों बस गाड़ी के अंदर बैठकर चिल्लाने का ही काम कर रहे थे, सामने से हट जाओ। लेकिन ये व्यक्ति इतनी तेज गाड़ी के आते हुए देखकर भी सामने से नहीं हट रहा। योगराज और गजेंद्र पाल दोनों ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। अपने ये उन्हें यकीन हो जाता कि अब ये व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन वह गाड़ी उस व्यक्ति के एकदम पास आकर रुक जाती है। दोनों अंदर बैठे बैठे लंबी गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद जब ध्यान से सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक पुतला लंबा दुबला शरीर से कपड़ों से ढका हुआ दिखाई देता है, जिसका सिर और चेहरा दोनों ही ढके हुए थे। उनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। योगराज का ये आंखें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, वह साथ में ही जानी पहचानी भी थी। इस समय उसकी जान हलक में अटकी हुई थी, इसके बावजूद भी उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। उसे अनिका को पहचानने में वक्त नहीं लगता। अब वह घबराते हुए गिड़गिड़ाते हुए गजेंद्र पाल से कहता है, मौत हमारे सामने है और सामने हमारी मौत खड़ी है, जिसे जितनी दूर भाग रहे हैं उसके उतने ही करीब आ रहे हैं। कुछ करो गजेंद्र। ये कहते हुए अब योगराज चुप हो जाता है। हमारे सामने बड़ी अब गजेंद्र घबरा कर योगराज की तरफ देखते हुए कहता है, दोनों के पसीने छूट रहे थे और गाड़ी का ऐसी भी उनसे पसीने का सूखने का समर्थन ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी परेशानी उन दोनों को वो उठा रहे थे, क्योंकि ये गर्मी के पसीने की बल्कि मौत के डर के पसीने की बदबू थी। ठीक इसी वक्त गाड़ी अपनी जगह पर तेज रफ्तार से गोल गोल घूमने लग जाती है, जैसे ये कोई खिलौना है और एक बच्चा खिलौने के लिए उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा है। अब वह दोनों अपना बैलेंस बनाने के लिए दरवाजे के हैंडल को अपनी सीट को पकड़कर आराम से बैठ जाते हैं। तभी गाड़ी रुक जाती है और फिर तेज रफ्तार के साथ एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लग जाती है। इस बार गाड़ी की दौड़ते हुए उस सुनसान
सुनसान सड़क को छोड़कर हाईवे पर आ जाती है। तभी वे दोनों देखते हैं कि उनके ठीक आगे ट्रक है और लोहे के सरिये रखे हुए हैं जो एक बार फिर और आगे की तरफ निकल जाते हैं। पहले उन्हें लगता है कि ट्रक धीमी गति से चल रहा है और फिर उन्हें एहसास होता है कि ट्रक अपनी जगह पर रुका हुआ है। उसी के पास खड़ी हुई आदमी उनके हाथ के इशारे से अपनी गाड़ी को दूसरे ट्रक पर लेने के लिए इशारा कर रहा था, लेकिन वह बेचारा क्या जानता था कि ये गाड़ी उन दोनों के कंट्रोल में ही नहीं है। उस आदमी के पास कुछ और भी आदमी खड़े हुए थे। जब वे गाड़ी को दूसरे ट्रक पर जाने की वजह से इसी ट्रक पर दौड़ते हुए देखते हैं तो तेजी से दौड़कर पहले वाले आदमी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, इन दोनों ने पी रखी है या मरना है, हमें नहीं पता। उधर गाड़ी के अंदर योगराज और गजेंद्र पाल के चेहरे पर डर की साफ साफ सफेद लकीरें दिखाई दे रही थी। ठीक एक पल के बाद वे गाड़ी तेज आवाज के साथ ट्रक के इस तरह से घुस जाती है कि रखे सरिये उन दोनों के सिर के साथ साथ सीने को भी भेद देते हैं। वे आवाज एक ऐसा डर पैदा करने वाली थी जिससे कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है। गाड़ी के शीशे चूर चूर होकर सड़क पर फैल चुके थे। गाड़ी अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि देखने वाले समझ गए थे कि गाड़ी के अंदर कोई भी जीवित नहीं बचेगा और जो लोग उस गाड़ी को दूसरे ट्रक पर जाने के लिए इशारा कर रहे थे वे दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और ये मंजर इतना भयानक था कि वहां से गुजरने वाले काफ़ी सारे वाहन अपनी अपनी गाड़ियों को साइड लगाकर उतर जाते हैं और लोग उन दोनों की गाड़ी से बाहर निकलकर अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन जब वे उस गाड़ी की नज़दीक पहुंचते हैं तो देखते हुए उन्हें बाहर निकालना संभव नहीं था। जिस तरह से लोहे के सरिये उनके शरीर में घुसे थे और गाड़ी पूरी तरह से पिचक चुकी थी, उन दोनों को किसी तरह से बाहर निकालना संभव नहीं था। गजेंद्र पाल की मौत उसी पल हो चुकी थी, लेकिन योगराज की सांसें अभी चल ही रही थी। लोगों ने अपनी तरह से पूरी जानने की कोशिश की उन दोनों की हालत कैसी है। तभी एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, इनमें से एक अभी जिंदा है, इसे किसी तरह से बाहर निकालो। अब तक उन लोगों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था तो किसी ने एम्बुलेंस को। वे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि योगराज को बाहर निकाल ले जाएं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके प्राण भी छूट जाते हैं। वह एक पल एक शब्द बोलता है, ना किसी तरफ देखता है, बस मरते हुए वह यही सोच रहा था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बाद भी शीशे कैसे टूट जाए। ये सोच कर वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इसका लाइफ सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अनिका अपने काम को अंजाम देकर वापस लौट चुकी थी। वह लगभग 3:30 बजे का समय था जब वह अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। तब वह रोहित वहां मौजूद नहीं था। पहले उसे थोड़ी हैरानी होती है, फिर उसे याद आता है कि जरूर रोहित सीक्रेट अंडरग्राउंड में ही होगा। बिना किसी देरी के वे चेंज करने के बाद रोहित के पास पहुंच जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर बताना। और प्लीज़ मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि जब बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उसके मिरर कैसे टूट सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर देने की कोशिश करना। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कोई गलती हो तो छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के माफ़ कर देना। थैंक यू।